ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है रांची से, जहां आरएसएस कार्यालय हमले में आरोपी का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से मिल रही थी बम बनाने की ट्रेनिंग। वीडियो कॉल पर शहजाद भट्टी ने बताया बम बनाने का तरीका, ये आरोपी के द्वारा कबूला गया है। रांची हमले के आरोपी अमन अंसारी का ये बहुत बड़ा खुलासा। एसआईटी जांच में डिजिटल नेटवर्क और फंडिंग की पड़ताल अब तेज हो चुकी है। तो रांची में अभी 2 दिन पहले आरएसएस कार्यालय पर हमला हुआ था और इस हमले में जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हुई। अब पेट्रोल बम हमले की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। इस हमले में गिरफ्तार आरोपी अमन अंसारी ने पूछताछ के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार अमन ने बताया कि उसे और उसके साथी को कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी नामक व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क के माध्यम से निर्देश मिल रहे थे। आरोपियों ने यह भी दावा किया है कि बम बनाने और हमले को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग जो है वीडियो कॉल के जरिए दी जाती थी। इसके लिए रांची के एक होटल में कमरा बुक किया गया था, जहां बैठकर दोनों आरोपी वीडियो कॉल पर निर्देश लेते थे और विस्फोटक सामग्री तैयार करने के तरीके सिखाए जाते थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप के जरिए लगातार संपर्क में थे और पूछताछ में यह भी सामने आया है कि हमले की योजना पहले से बनाई गई थी और उसके लिए आवश्यक सामग्री स्थानीय स्तर पर जुटाई गई थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपियों का नेटवर्क आखिर कितना बड़ा था और क्या इस साजिश में अन्य लोग भी शामिल थे। जांच एजेंसियां आरोपियों के मोबाइल फोन, चैट हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों की अब फॉरेंसिक जांच में जुट गई है, ताकि विदेशी संपर्कों और संभावित फंडिंग के सोर्स का पता लगाया जा सके। इधर एसआईटी इस बात की भी जांच कर रही है कि कथित तौर पर पाकिस्तान से जुड़े संपर्क कितने सक्रिय थे और क्या उनका संबंध किसी संगठित नेटवर्क से था। पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच आगे बढ़ा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जो खुलासे आरोपियों के द्वारा किए गए हैं उसने बहुत ज्यादा हैरान किया है कि कैसे डिजिटली माध्यम से अब आतंकवादी विरोधियों में इजाफा हो रहा है और आतंकी वारदातों को कैसे अंजाम देना है, इसकी पूरी तैयारी अब डिजिटल माध्यम से हो रही थी। वीडियो कॉल के जरिए यहाँ पर ट्रेनिंग जो है दी जा रही थी कि कैसे आखिर बम बनाना है। मनीष मेहता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आरोपी के द्वारा जो खुलासे ये हुए हैं वाकई में हैरान कर देने वाले हैं कि कैसे वीडियो कॉल का इस्तेमाल किया जाता था, कैसे बम बनाने को लेकर ट्रेनिंग दी जाती थी और क्या खुलासे इस आरोपी के द्वारा किए गए। देखिए, 3 जो अहम खुलासे जो इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से हुए हैं। पहला ये कि दुबई में बैठा जो आतंकी था उसके निशानदेही पे, उसके डायरेक्शंस पर ये जो रांची के आरएसएस हेडक्वार्टर पर जो हमला किया गया है वो उस घटना को अंजाम इन 3 युवकों ने दिया है। फिलहाल पहली जो अहम जानकारी ये निकल करके आई, लेकिन दूसरी अहम जानकारी इससे भी महत्वपूर्ण थी कि इस हमले के बाद ये यहाँ रुकने वाली नहीं थी। दूसरा हमला जो है लखनऊ के आरएसएस हेडक्वार्टर के ऊपर होने वाला था। इस तरह की जो इनपुट्स है वो हमें मिली और जो रांची पुलिस के द्वारा हम जो है हमारे जो सूत्र हैं उनके हवाले से निकल करके सामने आई कि ये दूसरा हमला जो है वो लखनऊ के आरएसएस हेडक्वार्टर पर करने वाले थे। और सबसे अहम बात ये है कि इस पूरे मामले में जो कड़ियां जुड़ी है वो है कि इंटरनेशनल लिंक्स तो जुड़े ही जुड़े, साथ ही साथ पाकिस्तान कनेक्शन भी जुड़ करके निकल करके आया है। 3 बड़ी बातें सामने आई है। पहला ये कि ये सिर्फ पेट्रोल बम से हमला नहीं करने वाले थे, बल्कि ये हथियार से उस आरएसएस ऑफिस पर हमला करने वाले थे और इसके लिए बकायदा ये लोग यहाँ से अमृतसर तक गए थे। वहां पर इन लोगों ने कैंप किया था, लेकिन बॉर्डर पर सख्ती के कारण जो है इन्हें हथियार मिल नहीं पाया, जिसके बाद ये वापस लौटते हैं और फिर जो दुबई में बैठा है जो आतंकी था उसके डायरेक्शंस पर इन्होंने पेट्रोल बम से हमला करने की योजना बनाई और उस घटना को अंजाम भी दिया। लेकिन इस घटना के बाद उन्हें एक और उस घटना को अंजाम देना था जो कि लखनऊ के आरएसएस हेडक्वार्टर पर था। तो फिलहाल यहाँ पर रांची पुलिस तमाम कड़ियों को जोड़ रही है। एसआईटी भी इस मामले में लगातार दबिश दे रही है। रांची झारखंड के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट जहां से 2 लड़के बिलोंग करते थे, वहां ताबड़तोड़ कई राउंड की जांच जो है लगातार वहां पर छापे जो है वो पुलिस के द्वारा की गई है। इसके अलावा उनके संपर्क में और जो लोग थे उनसे भी लगातार उनके घरों पर भी दबिश दी जा रही है। रांची में भी कई जगहों पर रेड हुई है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि इन तमाम लड़कों से जुड़े हुए जो अहम कड़ियां हैं उसको खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में जो पहली तस्वीर सामने आई थी आरएसएस ऑफिस पर हमले की, उस दरमियान किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी घटना के पीछे इतना बड़ा एक मास्टरमाइंड काम कर रहा है जो कि दुबई में बैठा है और जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं।
जी। और क्या ये भी पता चल पाया है मनीष की शहजाद भट्टी के संपर्क में ये कैसे आए, और जो अलग अलग, क्योंकि दुबई से जब संपर्क खबर आ रही है कि उनका कनेक्शन वहां तक फैला हुआ है, तो दुबई तक आखिर इनका संपर्क कैसे बना, जरिया कौन बना, कैसे ये तमाम चीजों को लेकर प्लानिंग कर रहे थे, कौन इसका मास्टरमाइंड था, क्या इसके बारे में कोई जानकारी अब तक? देखिए, इसमें कई अहम खुलासे अभी होने और बाकी है, हाँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसमें से 3 लड़कों में से जो एक लड़का था, वो बाकायदा मैकेनिक के काम के लिए दुबई गया हुआ था। इसी हम्म। दरमियान वो संपर्क में आता है, एसी ट्रेनिंग रिपेयर करने के दरमियान जो है दुबई में एक आतंकी के संपर्क में आता है और उसके बाद धीरे-धीरे जो है, वो बाकायदा 1 साल के दरमियान एक तरह से उसका ब्रेन वॉश जो है, वो कर दिया जाता है। इसके बाद वो भारत लौटता है और भारत में झारखंड आकर के बाकायदा उसको एक ज़िम्मा दिया जाता है, इस तरह का एक टीम खड़ी करने की, और इस दरमियान उसने अपने साथ 2 लड़कों को और जोड़ लेता है। और इसके बाद जो है, जो जिस तरह से जो इनपुट्स मिल रहे हैं पुलिस के द्वारा, वो ये हाँ। कि इन्होंने 3 लड़कों की एक टीम बनाई और इन 3 लड़कों को एक बड़ा टारगेट दिया गया था कि आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमला करने का, और इसके लिए बाकायदा हथियार बंद होकर के इन्हें ये हमला करना था। लेकिन हथियार की सप्लाई कैसे होगी, इसके लिए इन्हें बाकायदा जो है अमृतसर बुलाया जाता है, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है, और इस हम्म। दरमियान वहाँ पर वो स्टे करते हैं। कोशिश की जाती है कि इन्हें हथियार की सप्लाई कर दी जाए, लेकिन बॉर्डर पर जो सख्ती थी, इसके कारण जो है हथियार इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसके बाद ये फिर से वापस झारखंड लौट आते हैं। इसी दरमियान एक बार फिर उन्हें दुबई से कॉल आता है और कहा जाता है कि आप हथियार की आप चिंता मत करो, आप पेट्रोल बम के ज़रिए जो है आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमला करो, और इसके ठीक बाद आपको लखनऊ के आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमला करना है। तो इसी के डायरेक्शंस के बाद जो है रांची के आरएसएस ऑफिस पर इन लोगों ने पेट्रोल बम के ज़रिए हमला किया, लेकिन इस दरमियान उनकी तस्वीरें जो है सीसीटीवी कैमरेस में कैद हो जाती है, और जिस तेजी के साथ रांची पुलिस कही जाए या फिर झारखंड की जो तमाम जो एजेंसियां थी, इसके अलावा एनआईए भी इस मामले में कूद जाती है और उनकी एंट्री हो जाती है, और तमाम एजेंसियों के कोऑर्डिनेशन की वजह से आप देखिए कि 20 घंटे के भीतर ही जो तमाम ये आरोपी जो है उनको गिरफ्त में लिया जाता है, और इसके बाद इनसे जो पूछताछ से जो इनपुट्स मिल रहे हैं, उसके आधार पर कई और जगह पर छापे चल रहे हैं, कई और बिल्कुल। गिरफ्तारियों और की जो क्या मनीष, क्योंकि अब तक आपने बताया कि कैसे ये 2 आरोपी तीसरे को शामिल करते हैं, इसके बाद योजना बनाई जाती है, क्या इनका नेटवर्क अलग राज्यों में भी फैला था? और ये भी बताइएगा जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी आखिर उम्र क्या है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इन्हें कैसे इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, देश विरोधी गतिविधियों में आखिर इन्हें शामिल किया कैसे जाता है? देखिए, ये तमाम लड़के काफ़ी युवा हैं। हम्म। हालाँकि पुलिस ने अभी तक इनकी उम्र को लेकर के स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन जो तस्वीरों से देख कर के साफ लग रहा है हम्म। कि ये 25 से 30 साल के युवक हैं। और जो एक और जो अहम जानकारी निकली है कि इस बम मतलब पेट्रोल बम फेंकने के एवज में इन्हें पैसा देने का भी लालच दिया गया था, और हम्म। इसी के एवज में जो है 2 लड़के और तैयार हो जाते हैं कि पेट्रोल बम फेंकना है और उसके बदले में उन्हें पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक तरह से एक युवक को तो बाकायदा दुबई में ब्रेन वॉश किया गया धर्म के आधार पर, बाकी और चीज़ों के आधार पर। लेकिन बाकी 2 युवकों के बारे में जो इनपुट्स मिल रहे हैं, वो ये कि उन्हें पैसे की लालच दी गई कि अगर आप इस काम में इन्हें सहयोग करते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको एक अच्छी और ईज़ी मनी जो है वो तुरंत मिल जाएगी। और इसी लालच के जाल में फँस करके उन लोगों ने इस घटना में साथ दे दिया। तो फिलहाल इस तमाम कड़ियों को पुलिस जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब से उनको पुलिस ने डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, और इस दरमियान जो कुछ अहम जानकारियाँ निकल कर के आ रही है, वो हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि बहुत ही झारखंड ही नहीं बल्कि देश के युवाओं को धर्म के आधार पर पैसे का लालच दे करके इस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि वो इनके जाल में फँस जाते बिल्कुल। हैं, और जो मास्टरमाइंड होते हैं वो दूसरे देशों में बैठकर डायरेक्शंस देते हैं, और हम्म। ये जो गरीब बच्चे हैं, ये जो कहा जा सकता है वो उनके इशारे पर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। आज इसका परिणाम देखिए कि आज उनका फैमिली जो है वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और लगातार पुलिस का इंट्रोगेशंस चल रहा है, उसको फेस करना पड़ रहा है। सोसाइटी में कब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो गुमराह हो रहे हैं, इसका खामियाज़ा जो है उनके बिल्कुल। परिवार को ज़्यादा और उठाना इस पड़ पर रहा है। लगाम जी। लगाने की जरूरत है। अगर इस तरीके से युवाओं को फंसाया जाता है, अब उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तो बहुत बहुत बड़ी बात है ये। और सवाल ये भी कि आखिर कितनी तादाद में ऐसे युवा हैं जो इस तरीके से आतंकी संगठन के संपर्क में हैं, जिन्हें पूरी तरीके से उनका जो दिमाग है डाइवर्ट कर दिया गया, उन तक भी पहुंचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत में मिला है सोने का नया खजाना। आंध्र प्रदेश में